ये है भागीरथी नदी और हम अपनी हिमालय की गंगा की यात्रा के तीसरे एपिसोड में इस समय आपको भागीरथी की कहानी, उसके प्रमुख केंद्रों धराली, हरसिल और बागोरी से सुना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 अगस्त के दोपहर में धराली में बहने वाली खीर गंगा गाड़ ऊपर से भयानक मलबा आने से धराली शहर का मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और इसके आसपास के इलाकों में भी जल भराव से जान माल की भारी क्षति। हम इस अवसर पर उन सभी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी जानें इस हादसे में गई हैं, लेकिन इन हादसों से सीखने की भी जरूरत है। आज की हिमालय की गंगा के इस एपिसोड में हम हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ रही इस प्रकार की आपदाओं पर चर्चा करेंगे और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको धराली, हर्षिल और बागोरी के भी नज़ारे दिखाएं। मित्रों, कल 5 अगस्त को उत्तरकाशी के 3 क्षेत्रों में भयानक बारिश, भूस्खलन और ग्लेशियर लेक के फटने की कारण से जान माल की बहुत क्षति और इस सबसे ज्यादा प्रभावित गांव रहा है धराली। भागीरथी के तट पर स्थित हर्षिल घाटी का एक महत्वपूर्ण गांव है धराली और ये खीर गंगा आगे गंगोत्री से आ रही भागीरथी नदी में समाहित होती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों से ऐसे अनेकों गाड़ और गदेरे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जब हमने अपनी यात्रा गोमुख गंगोत्री के ट्रैक से शुरू की थी तो हमें अनेकों सुंदर गाड़ गदेरे वहां से दिखाई दिए थे। ये गाड़ गदेरे अपने सामान्य समय में बहुत साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन मानसून के समय या वर्षा के समय इनका स्वरूप बेहद बृहद और विशाल हो जाता है। उत्तराखंड की अधिकांश त्रासदियां के मूल में ये गाड़ गदेरे हैं। हालांकि इन त्रासदियों के लिए इन गाड़ गदेरों को दोष देना बिल्कुल गलत होगा। इसका कारण है कि सामान्य समय में जब गाड़ गदेरे अपनी नॉर्मल उसके इसमें पानी कम होता है, लेकिन उनका जो बेसिन है, उनका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्रफल में आज के दौर के व्यापारियों ने, और जब मैं व्यापारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि ताकत और पैसे का रसूल करने वाले लोगों अपने राजनीतिक कनेक्शंस के जरिए
इन जगहों को हथियाया है और वहां पर अब होम स्टे, रिजॉर्ट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट बन गए। ये कहानी उत्तराखंड के अमूमन हर उस जगह की है जहां पर छोटी नदियां और गाड़ गदेरे, क्योंकि ऐसे होटल्स, ऐसे ढाबे, ऐसे रेस्टोरेंट्स भागीरथी पे या अलकनंदा पे तो कोई बना नहीं सकता। लेकिन ऐसी नदियां जो हल्की छलकल पल चलती हैं, एक लोगों का एम्बिशन होता है नदी के पास आने का। जो मैदानी क्षेत्रों से लोग अधिकांश आते हैं, वो पहाड़ों में आकर के उनको ऐसे आकर्षण दिया जाता है कि नदी के तट पे होटल है, पत्थर पे बैठ के पिकनिक करेंगे, गाने गाएंगे। और बहुत सारे लोग तो आज अपनी बड़ी बड़ी थार लेकर पहाड़ों में आ रहे हैं और थार को लेकर के नदी में घुस जा रहे हैं और वहां पर फिर हुक्का, दारू, सिगरेट सब पी रहे हैं। उत्तराखंड जिस बात के लिए जाना जाता है, ये उसका सब बिल्कुल उलट है। जब गाड़ गदेरों के रास्ते में व्यवसायिक चीजें आ गई, तो जब भी वो गाड़ गदेरे अपने फ्लो में होंगे, तो इन सभी को बहाते हुए चले जाए। 2021 में फरवरी के महीने में ऋषि गंगा में जो, जिसको लोग फ्लैश फ्लड कह रहे हैं, आई थी वो नंदा देवी का के शिखर से, क्योंकि वो नदी निकलती है, तो वहां पर एक ग्लेशियर लेक का गठन हुआ था और उसके टूटने से ये सब चीजें हुई थी। बहुत सारे वैज्ञानिक 5 अगस्त की घटना को भी कोई बादल फटने की या क्लाउड बर्स्ट की घटना नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये ग्लेशियर लेक के फटने के कारण से हुआ। धराली और हर्षिल, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती। यहाँ आके शांत पूर्वक प्रकृति के बीच में, देवदार के वृक्षों के बीच में, दो दो नदियों के बीच में फोटो लेते, एक बेहद खूबसूरत घाटी, सेब के बागान, धराली के सामने अगर हम वो घर देख रहे हैं, उससे ऊपर मुखबा गांव है, माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास। बहुत से लोग ये कहते हैं कि माँ गंगा का मायका, और हमारा पिछला वीडियो उसके ऊपर था भी। हर्षिल और धराली और मुखबा कहानी बहुत पुरानी। एक कहानी जो हमने कहा कि आध्यात्मिक है, यहाँ पर कल्प केदार का मंदिर बिल्कुल इस गदेरे के बगल में ही है, जो मंदिर भी प्रकृति के इस रौद्र रूप के आगे अपने को बचा नहीं सके। मुखबा में यहाँ से नदी पार करके जब हम जाते हैं, यानी कि गंगोत्री में, जब माँ गंगा के मंदिर के कपाट बंद हुए, जो कि दिवाली के दिन का होता है, दिवाली के अगले दिन वहां से यात्रा बड़े वैभवशाली तरीके से आती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में एक खास बात है, विशेषता है, यहाँ पर हमारे देवी देवताओं का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चरित्र है, वो स्थानीय है। और सभी देवी देवता वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, उनकी एक सीट नहीं, उनके विंटर सीट कोई दूसरी है और उनकी समर सीट कोई दूसरी। यानी कि
देवता भी एक प्रकार से नोमैडिक है। जैसे पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालक एक जमाने में रह गया, तो हिमालय क्षेत्र का जो ये अपर हिमालय का क्षेत्र है, ये ऊपरी भाग है, जहां से गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, धौली, काली, मंदाकिनी, डोरी, ये सारी नदियां निकलती। इन नदियों के जो अपर हिमालय का पोषण है, उस क्षेत्र में शिव और बुद्ध का हिमालय, हिमालय को मैं कहता हूँ शिव और बुद्ध का है। वो इसलिए ये बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ की पूजा पद्धति बिल्कुल भिन्न है। उसको बदलने के प्रयास अब वर्तमान समय में हो रहे हैं। तो धर्म का राष्ट्रीयकरण हुआ है, और जब धर्म का एक होमोजेनाइजेशन होने की कोशिश हुई, तो पूरे देश से एक भारी संख्या में लोग आए। चार धाम यात्रा होती है, अप्रैल के महीने से शुरू होती है और मानसून के महीने में रहती है, और लगातार हर साल जो है करोड़ों यात्री वहां आ रहे हैं। अभी समझिए, एक राज्य जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, और अगर उस 1.5 करोड़ की आबादी में तो हम अगर अच्छे से विस्तार पूर्वक विश्लेषण करें, तो हकीकत ये है कि उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों के 4 या 5 शहर, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, रुड़की, कोटद्वार, यदि इन शहरों की हम आबादी को इकट्ठा कर लें, 5-6 शहर, तो ये बाकी पर्वतीय क्षेत्र से दुगनी हो। इसका मतलब क्या है कि हकीकत में पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी बहुत कम है, और इन पर्वतीय क्षेत्रों में चार धाम यात्रा के दौरान उसकी आबादी से 6 से 7 गुना अधिक लोग यहाँ पहुंचते हैं। इन पहाड़ों के ऊपर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के लिए पैदा किया जा सकता है? केदारनाथ धाम में एक समय में ईमानदारी से जो उनका केदार धाम के सामने जो जगह है, उसमें 1 से 2 हजार लोग ज्यादा से ज्यादा है, अगर ईमानदारी से हम उसका विश्लेषण करें। लेकिन वहाँ एक दिन में 10, 15, 20 हजार से ऊपर जा रहे हैं। पिछले सालों में तो बहुत ज्यादा हो गई। और फिर एक ही महीने में जो है 10-10 लाख लोग दर्शन करें। 10 लाख लोग जब एक महीने में एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 हजार लोगों के लिए चीजें नहीं है, तो वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाया जाए, वो व्यवस्था कहाँ से आएगी, कहाँ लोग टॉयलेट जाएंगे, कहाँ लोग लेटरिन जाएंगे अगर जरूरत पड़ी, और भी चीजें। इस चीज पर, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। धराली जैसा एक गांव है, इस गांव की आबादी 300-400 की है। 300-400 परिवार का भी शायद नहीं होंगे, लोग होंगे। 300-400 की आबादी वाला एक गांव में कम से कम 50 से 60 जो है होम स्टे होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स। तो गंगोत्री धाम जाने वाला कोई भी व्यक्ति के लिए बहुत ही सुविधाजनक था कि वो यहाँ पर था। लेकिन इसको उस नजरिए से भी हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर आए कहाँ से।
जो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था गढ़वाल मंडल विकास निगम का, उसके होटल्स, उसके रेस्टोरेंट्स, उसके गेस्ट हाउसेस बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे होता। मैं बोलता कि पूरे उत्तराखंड में उनके जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो गेस्ट हाउसेस हैं, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे हैं और बहुत बढ़िया है। लेकिन क्योंकि सरकार को अब लगता है कि ये घाटे का सौदा है उसके लिए, इसलिए वो उसको इतना महंगा कर देते हैं या उसको इतना व्यावसायिक कर देते हैं कि लोग उस पर जाना पसंद नहीं करते हैं। और वो केवल सरकारी अधिकारियों और जिनके कनेक्शन है उनका अड्डा बन जाता है। कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी चॉइस का खाना नहीं मिलेगा। तो लिहाजा एक प्रेशर जो है वो प्राइवेट होटल्स और रिजॉर्ट्स के बनने के लिए आया। और इसके कारण से पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, 2013 की आपदा के बाद लगातार इन सवाल यहाँ पर खड़े हुए। तो एक बात जिसमें शायद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी कही थी और एनजीटी ने भी कही, और बहुत सरकार को ये मानना पड़ा कि जो भी नदी के तट हैं, उन तट से 100 मीटर की दूरी से पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उत्तराखंड में ईमानदारी से हम सर्वे करें तो सारे निर्माण नदी के तट पर होंगे। और इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से 5 घंटे के रास्ते में हम अगर नैसडाउन की तरफ जाएं तो कोटद्वार नैसडाउन मार्ग पर बुगड्डा नाम की एक छोटी सी जगह है, बहुत खूबसूरत। और उस जगह से ही शुरू हो जाते हैं रिजॉर्ट्स, जो बिल्कुल नदी के ऊपर बने। मैदानी क्षेत्र के लोगों के लिए वहां पर आना आसान है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है, रेलवे से भी आसान है और गाड़ियों से भी आना आसान है। 3-4 घंटे में दिल्ली से पहुंच सकते हैं। तो आसानी से लोग जाते हैं, नदी के ऊपर बैठते हैं। अब जिस समय नदी रौद्र रूप में होगी तो फिर वो जितना भी होगा बहा के चलेगा। ऐसे ही ऋषिकेश से देवप्रयाग वाले मार्ग में देख लीजिए, और ऐसे ही उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में देखें तो नदी के किनारे और पहाड़ों के बिल्कुल नजदीक भी बहुत सारे हाईवे पे ऐसे बहुत सारे ढाबे, होटल्स। गांव के लोग मजबूरी में कई बार छोटे मोटे ढाबे खोल सकते हैं चाय पानी के। लेकिन यहाँ रिजॉर्ट खोलना एक बात है। पर्वतीय क्षेत्र के जो युवा है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली पूरा एक बड़ा रिजॉर्ट पहाड़ी के ऊपर बना रहे हैं, लैंसडाउन के पास में जहरी काल नाम की जगह है, उसके ऊपर देखे तो सबसे टॉप की पहाड़ी पे सबसे बड़ा 5 स्टार होटल बन रहा है। जब इतने बड़े बड़े होटल, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट विकास के नाम पे बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो मैदानी क्षेत्रों से या जो दूसरे राज्यों से आने वाले हमारे भगवान के भक्त लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल ऐशो आराम की सुविधाएं पहाड़ों में मुहैया करा दी जाएं, ताकि उनकी भक्ति भी हो सके और उनके ऐश भी हो सके। ऐसा कहीं होता नहीं। हमारे देश में भी कहते थे कि अगर आपको भक्ति करनी है तो कुछ कष्ट भी झेलिए। और इसीलिए लोग पहले कष्ट झेल झेल करके जो है बड़ी कठिन यात्राएं करते थे। चाहे वो केदारनाथ की हो, चाहे वो यमुनोत्री की हो। केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्राएं पैदल चलने वाली भी हैं। गंगोत्री और बद्रीनाथ दोनों जगह जो है गाड़ियां जा सकती। यह लोग जम्मू कश्मीर में जाते थे। ऐसे बहुत से जगहों पे जाते थे जहां पर कठिन शरीर को जो है परेशान करके, शरीर को थोड़ा सी श्रम से ऐसे स्थान पर। तो लोगों को लगता था कि हमने मेहनत करी है और इसलिए जो है हमको पूरे शारीरिक श्रम करके ही ऐसे पवित्र स्थानों पे जाना चाहिए। लेकिन अब ये परिभाषाएं बिल्कुल बदल गई हैं, इनका व्यवसायीकरण हो गया है। जितनी बड़ी संख्या में बाइकर्स इस समय हिमालय क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में जो सायरन्स हैं, उनकी गाड़ियों में जो हॉर्न हैं, वो कितना
पूरे क्षेत्र की जो एक पवित्रता है, जो एक शांति है, उसको भंग करती है। भारत में टूरिज्म कोई अच्छे से विकसित नहीं हुआ है, पर्यटन विकसित नहीं हुआ। हम बहुत अच्छे पर्यटक अभी नहीं बने हैं, और वो इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि हर जगह जाके हम अपने घर की चीज ढूंढते हैं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं यदि केरल जाऊंगा तो मैं केरल जाके उत्तराखंड का खाना नहीं ढूंढूंगा। लेकिन ऐसा होता है, अगर पंजाब का व्यक्ति गुजरात जा रहा है तो पंजाबी खाना ढूंढ रहा है, गुजरात का व्यक्ति अगर दिल्ली आ रहा है तो गुजराती होटल में जा रहा है, गुजराती खाना ढूंढ रहा है। तो ये दूसरी जगह जाकर के भी अपने ही जो चीजों पे जाने की जो प्रवृत्ति है, वो ये दिखाती है कि हम हमारा उद्देश्य कोई पर्यटन नहीं है। अपनी जो श्रद्धा है उसको पूरा करना है, और श्रद्धा के बाद हम भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो हमारी श्रद्धा के कारण से बाकी हिमालय को नुकसान हो, नदियों को नुकसान हो, नदी को क्या परेशानी हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये तब जाहिर होता है जब हम देखते हैं लोगों के एटीट्यूड। यमुनोत्री धाम में जाके देखें, यमुना नदी में जो है लोग अपनी साड़ियां बहा देते हैं, कपड़े बहा देते हैं, छोड़ देते हैं। इतने अभियान के बावजूद भी क्यों नदी को अपवित्र मत करो। अभी यमुना दिल्ली में आके हम देखते हैं तो उसकी हालत कितनी खराब है, ऐसा लगता है कि सीवर का पानी है। लेकिन यमुना जब हम हिमालय से देखते हैं तो इतने सुंदर नजर आती है। तो आखिर क्यों लोग जो है उसके स्रोत पे ही, उसके जहां से निकलती है वहां पर भी उसको अगर प्रदूषित कर देना चाहते हैं, ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सी भावना है। ऐसे गौरीकुंड में भी होता है, गर्म पानी के कुंड में लोग नहा रहे हैं, खूब रगड़ रगड़ के साबुन भी लगा रहे हैं, और कच्छा बनियान सब धो रहे हैं, कुछ फेंक भी रहे हैं पास में मंदाकिनी नदी में। तो एक जो बेसिक चरित्र है कि पर्यावरण का, कि पहाड़ों में जो है लोग नदी और पहाड़ों को पूछते हैं। पहाड़ हमारी पहचान है, नदियां हमारी पहचान है, गंगा हमारी पहचान है, अस्मिता है। तो हम गंगा को, हम पहाड़ों को स्रोत मानने को तैयार नहीं है। ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी संस्कृति है, और इसलिए ये आवश्यक है। और इस बात को मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ। हमारी नदियां और हमारे पहाड़, जिस दिन हम इनको संसाधन मानने से इनकार कर देंगे उस दिन ये बच जाएंगे। असल में हुआ क्या है, इन महान नदियों, इन पहाड़ों को सत्ताधारियों ने पैसे बनाने का साधन समझ लिया। हर चीज में जो है बिजनेस, हर चीज में व्यापार है। जब हर चीज को आप व्यापार करेंगे तो आपको एक्सट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करें। पर यह भी ध्यान होना चाहिए कि हिमालय और ये गंगा, ये अलकनंदा, ये भागीरथी, ये धौली, ये मंदाकिनी, ये बोरी, ये काली, ये हमारी नहीं है, ये सरयू, ये हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है। इसमें एक भी खतरे में होती है तो हम नहीं हैं। धराली में जो हुआ वो प्रकृति ने बता दिया। मेरे सामने आप सब बौने हैं, बहुत छोटे हैं। आप मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं अपने रास्ते से सबको एक साथ बता सकता। केदारनाथ की आपदा ने वही बताया। यदि आप अप्राकृतिक चीजें मेरे साथ करोगे तो कितनी बड़ी तबाही में ला सकते। हर्षिल और इस क्षेत्र की तबाही की शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब इसका व्यापारीकरण। हर्षिल के एक राजा कहे जाते हैं, फ्रेडरिक विल्सन। और 1850 या 60 के समय अफगानिस्तान के युद्ध में वो
एक प्रकार से भगोड़े हो गए और फिर आए, पहले मसूरी आए, उसके बाद हर्षिल में रहने लगे, यहीं उनकी शादी हुई। धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ जमीन लीज पे ली टिहरी के राजा से, और फिर यहाँ से पूरा लकड़ी का कारोबार किया। वो लकड़ी के सबसे बड़े व्यापारी बने। देवदार की बड़ी लकड़ियों को उन्होंने रेलवे को बेचा, इंग्लैंड भेजा, और यहाँ के बड़े नायक बन गए। उनकी उन्होंने सेब के बागान यहाँ पर लगाए, सेब के खेत उनके उपलब्धि है इस क्षेत्र में। लेकिन इस क्षेत्र को उजाड़ने में भी उनका नाम लिया जाता है। हालांकि जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जिन्होंने उनकी कथाएं लिखी हैं, उन्होंने उनको उसका उनका इतना महिमा मंडन किया है यहाँ पर, जैसे उनके बिना यहाँ पर कोई किसी का रहना असंभव था। अंग्रेज लोग जहाँ भी गए, उन्होंने कुछ अपने अपने लिए तो बहुत सुंदर महल बनाए। वैसे उन्होंने भी यहाँ पर कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। हर्षिल में उनका एक बड़ा अपना रहने के लिए एक स्थान था, जिसपे आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंगला है। मुकबा में उनके तीन चार बंगले थे, क्योंकि उन्होंने मुकबा में वहाँ की महिला से शादी की। लेकिन ये पूरा जो इस क्षेत्र के वनों का जो उत्पीड़न था, जो शोषण था, ये उस जमाने से शुरू हो गया। फिर उसके बाद तो टिहरी की राजसत्ता आई, उसने भी किया। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको चाहिए ही था। उसके लिए पहाड़ जो थे वो भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थे। पर बाद में भारत की सत्ता के लिए भी वो ऐसा ही हुआ। इतने अच्छे क्षेत्र में आकर के हम अपनी गंगा यात्रा को जब कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। हर्षिल में रुके भी, पास में बगौरी गांव है, एक बहुत ही खूबसूरत गांव। वहां पर भूटिया जनजाति के लोग हैं। जैसे मैंने कहा, ये बुद्धिज्म का एक क्षेत्र पूरे अपर हिमालयन क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार रहा एक जमाने में। और धीरे धीरे करके बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में वो दूरियां बिल्कुल कम हो गई। और उसका कारण था कि तिब्बत का पूरा क्षेत्र जो है इससे जुड़ा हुआ था। हमारे आदिवासी लोग यहाँ से तिब्बत के साथ उनके व्यापार थे। वो जाते थे 1962 के युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद, वो जो इस क्षेत्र से व्यापार होता सा वो बंद हो गया। तो जो यहाँ की जनजाति के लोग हैं, भूटिया और बारछा और ऐसे और लोग, वो बुद्धिज्म में भी विश्वास करते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि तिब्बत का बुद्धिज्म जो एक प्रकार से जो है तंत्र बुद्धिज्म था उस दौर में। तो बुद्धिज्म और जो हिंदुइज्म के बीच में जो बहुत अंतर इस क्षेत्र में नहीं था, और इसीलिए वो धीरे 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 करके वो अंतर पूरी तरह से मिट गया। अभी बहुत सारे स्थानों पर बुद्ध विहार भी हैं, और लोग बुद्धिज्म को ही मान रहे हैं, शैविज्म को भी मान रहे हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जो है बुद्धिज्म के प्रसार के लिए जो है शिव का भी प्रयोग किया गया एक समय में। बाद में वो बंद हो गया है। तो लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो सब लोग जो यहाँ की जनजाति है वो यहाँ की अन्य जातियों के साथ मिल चुकी है। तो उनके सरनेम भी हैं वही हैं जो यहाँ के राजपूतों के हैं। रावत, राणा, नेगी, भंडारी, इस प्रकार के सरनेम जो है वो जनजाति के लोगों के भी हैं। और इसलिए जो अंतर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतना इतना बेहतरीन मिश्रण वो बहुत कम स्थानों को मिलेगा। तो हर्षिल में एक बुद्ध विहार है। और हर्षिल में हम देखें कि ये जो यहाँ से भागीरथी नदी जा रही है, ये इस पे मिलती है एक दूसरी नदी, वो भी हिमालय की नदी है, बहुत सुंदर है, जलंधरी नदी। और जलंधरी और उसका मिलन होता है।
अगर घर देखें हर्षिल के अंदर तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। लोगों ने अपने घरों में जो है फूल लगाए रहते हैं। आप वही चीजें जो है आप धराली में भी देख सकते हैं, मुखबा में भी देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार की लकड़ियों के घर बने हुए हैं। तो पहाड़ों में लोगों को अपने घर के आगे फूल लगाने का बहुत शौक है, और ये आपको हर जगह दिखाई देगा। तो हर्षिल में उसकी बहुत सुंदर है। बागोरी गांव बिल्कुल बगल में है, जो गंगा तट का पहला गांव वो बोलते हैं। हालांकि पहला गांव अगर तकनीकी तौर पे देखें तो बोलना गलत होगा, क्योंकि अ, धराली उससे पहले है और गंगोत्री के बाद कई गांव है। लेकिन सरकार ने बागोरी को गंगा तट का नमामि नमामि गंगे योजना के तहत उसको पहला गांव बताया। और देखिए, पूरे क्षेत्रों में जो है, जो जनजाति के लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, भेड़ पालन उनका एक प्रमुख व्यवसाय रहा है। हर्षिल में जो लोग बसे वो 1962 में चीन के युद्ध के बाद जो है नेलांग घाटी में जो लोग थे, जो हमने गलतान गली से पहले देखी थी, वहां से लोगों को विस्थापित हुए थे लोग, और बहुत सारे लोग हर्षिल में आए थे और भगौरी में रहने लगे। उसके बाद ये होता है कि शीतकाल में जो है इधर बहुत ज्यादा हिमपात होता है। बर्फ गिरने के कारण से बहुत सारे लोग जो है, अधिकांश लोग जो है माइग्रेट करके उत्तरकाशी के लो लाइन एरिया में चले जाते हैं, और फिर 2-3 महीने बाद यहाँ आते हैं। जसपाल सिंह रावत जी और उनकी पत्नी जो है ये ऊन बनाने का काम करते हैं। ये मुख्यतः भेड़ की ऊन है। तो जसपाल सिंह जी से हम बात करना चाहते हैं। बागोरी गांव में हम हैं और बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत सीमांत गांव है भारत का। चीन के साथ में सीमा पर स्थित ये गांव है, गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले। तो रावत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भेड़ पालन का आपका व्यवसाय है? जी हाँ, हमारा पूर्वज ही भेड़ पालन का काम करते हैं। आजीविका ही इसी पे है। तो कितनी भेड़ें अभी आपके पास हो? तो भेड़ें लोगों ने कम कर दिया, 100-150 भेड़ें नहीं। तो ये बताएं कि भेड़ों के लिए यहाँ पर चरने उड़ने के लिए पर्याप्त जगह है, मतलब यहाँ तो चारागाह वगैरह? चारागाह यहाँ तो इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र है, बुग्याल अपने बुग्याल। जी जी जी। ये यहाँ नीलाम से आते हैं। अन्य लॉन्ग से? अच्छा अच्छा। नीला पानी जी जी। लेकिन शीतकालीन के लिए बहुत शीतकालीन में प्रॉब्लम है। तो अभी आप इससे क्या बना रहे हैं? ये क्या चीज़ है? ये ऊल है ना, हाँ धोया हुआ ऊल है, हाँ। मशीन से किया। हाँ। अब इसके धागे बना रहे हैं कोट के लिए। कोट के लिए? अच्छा अच्छा। तो कितना, मतलब कितना दिन में बन जाता है आपका एक कोट? ये तो ज़्यादातर लोग चरखे से करते हैं ना काम। हाँ जी। अब ये हम लोग अपना टाइम पास है, कभी बाहर बैठे हैं तो अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी यहाँ ये स्वेटर आपकी पत्नी जी बना रही हैं? अच्छा, ये स्वेटर बना कितने दिन में बना देते हैं आप स्वेटर? स्वेटर 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ता लग जाता है। तो बागोरी गांव तो ये भागीरथी के तट पे है। हाँ। तो ये बताइए कि गंगा जी का या भागीरथी जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव है? अरे हम गंगा पुत्री है हम लोग। क्योंकि हाँ जी। गंगा माई की कृपा से हम लोग यहाँ पे जो है संपन्न है, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद है। जितने भी यात्री लोग मतलब इसके इनके बगैर आप अपने को अपना पहचान नहीं समझ सकते? हाँ ये है, ये सही है। ये क्योंकि गंगा मैया की जितने यात्री लोग गंगोत्री आते हैं वो कम से कम एक चक्कर यहाँ पर जरूर आते अच्छा, जरूर आते हैं। अच्छा अच्छा। हैं। वो देखने आते हैं गाँव को। ये जनजाति गाँव है। तो आप सब जनजाति में आते साइड हैं? से- जी 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 तो यहाँ सारे लोग आते हैं, और उत्तराखंड में ऐसा गांव कहीं भी नहीं है। जी 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 जी। आपको दोनों तरफ जो है मकाने दिखाई देंगे, बीच में रास्ता। बहुत खूबसूरत आधा गाँव। किलोमीटर तक आपको पूरा गाँव। नहीं नहीं, बिल्कुल। और उत्तराखंड कई जगह तो ऐसा है गाँव ऊपर। जी जी, अरे बहुत बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो दायरा इसको बुग्याल से ज़्यादातर आते हैं। देखने आता है, फिर ऊल का काम यहाँ ज़्यादा करते हैं हम। कितने परिवार होंगे यहाँ पर जैसे काम यहाँ करते तो हैं? 250-300 परिवार अच्छा, सब इसी पे निर्भर है। सब इसी। और भेड़ की क्वालिटी यहाँ अच्छी है? हाँ, क्रॉस ऊल है ना ये। हाँ हाँ। ये जब यूपी का टाइम हाँ जी। तो यहाँ इस ऊल का सबसे बढ़िया क्वालिटी में माना जाता है। अच्छा। क्रॉस और एक 2 क्वालिटी
क्रॉस हूँ हिमाचल के साइड से हमारा ऊँट जो है क्रॉस ये सरकार जब रेट तय करता है उसमें क्रॉस का रेट अप होता है उससे अंदर से। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने सुना कि आप सब लोग जो है दूसरे गांव से यहाँ बसाए गए थे, जो नीलांग नहीं बसाया नहीं गया, हम मतलब लोग वहाँ का आपका ये घर था? गांव है 62 से पहले हाँ नेलांग और जादू अच्छा, जादू के उसमें। जादू में भी रहते हैं, जी। बोगरी में भी रहते हैं। हम्म। 3 ग्राम सभा है, तो रेवेन्यू ग्राम सभा है। 1962 की लड़ाई के बाद यहाँ आ गया। हाँ 62 में जब जैन अटैक किया तो हम लोगों को जाने नहीं दिया। हम अच्छा। लोगों को क्या करता है जब माइग्रेट होता है मकानों में ताला अभी यहाँ से हम अक्टूबर में माइग्रेट होंगे, अच्छा मकानों में ताला लगा के ढूंढा चले जाएंगे। अच्छा, ये गांव सब पूरा बंद हो जाएगा अक्टूबर में, पूरी बर्फ से ढक जाएगा ना? तो कब तक तो हम कब लोग माइग्रेट ढूंढा चले जाते उत्तरकाशी से आगे डुंडा चिन्ह 15 पड़ा ना। किलोमीटर। उत्तरकाशी 15 किलोमीटर पहले ना या ना बाद में? बाद में अच्छा, तो वहाँ भी आपके अपने घर हैं? हाँ वहाँ भी अपना सरकार ने आपको दिया या आप? ना वो तो अपना ही टिहरी महाराजा के टाइम पे दिया। अच्छा, टिहरी महाराजा के टाइम पे दिया हुआ। तो ये जो पूरे गांव में आप जब जाते हैं तो यहाँ कोई चोरी चपारी का डर नहीं होता? ना नहीं सभी निकल जाते हैं? थोड़ी देर रुकिए। अच्छा अच्छा। तो गांव में आपके मंदिर भी हैं और बुद्ध विहार भी हैं? देवी मंदिर भी है, हाँ। सनातन धर्म वाले भी हैं। हाँ। सनातन धर्म में आता है। तो आप बुद्धिस्ट नहीं है, सनातन धर्म में? सनातन धर्म। अच्छा। और अब आप लास्ट गांव में जाइए, जी। ये रिंगाली देवी का एक अच्छा, रिंगाली देवी का मंदिर है। तो ये रिंगाली देवी कौन है? भगवती को हमारे उधर से आया, चमोली साइड से आया। अच्छा, चमोली से है। अच्छा 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 अच्छा। तो काफ़ी मतलब लोग एक दूसरे का वो हैं कितने परिवार बुद्धिस्ट होंगे यहाँ पर? बुद्धिस्ट तो कम ही है, कम है यहाँ पर। अच्छा, मोस्टली। ये ज़्यादा बुद्धिस्ट तो तब बनाया ना ये टेम्पल जब यहाँ पर टूटू का कंपनी आया था। कौन? टूटू कंपनी 22 वाला कंपनी, अच्छा अच्छा ये बसे थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा उन्होंने जो है यहाँ पर इसको मंदिर बनाया। अच्छा 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 अच्छा। ये आपको वहाँ पर टेम्पल पे लिखा भी होगा। अच्छा, याद अच्छा। नहीं है कि कौन सा- तो उस टेम्पल में हम अंदर जा सकते हैं ना? जा सकता है जी। देख सकते हैं। तो आप लोग आपस में तो अच्छे व्यवहार से रहते होंगे सब हाँ लोग? व्यवहार तो हम लोगों का सही है। इतने सालों से हैं तो सब? फिर वो कंपनी चला गया ना नीचे, जी जी जी। कुछ लोग हैं अभी जो तो अभी जो है इससे जो है आपके अच्छा गुजारा वजारा हो जाता है, बढ़िया इनकम? हो जाता है गुजारा तो इसमें। बच्चे उच्चे कितने हैं आपके? बच्चा एक लड़का है, 3 लड़की है। तो पढ़ाई कर रहे हैं या सब नौकरी नाकरी में? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और उम्मीद करते हैं इस गांव में लोग आए, सरकार का भी ध्यान यहाँ लगातार बना रहे। ये जैसे घर टूट टाट गए तो पुराने घर थे सब अभी लोग बना रहे हैं? ना ये जो मकान टूटे है ना, हाँ जी। ये लोग परिवार पूरा गवर्नमेंट सर्वेंट है, अच्छा, चले गए दूसरी इसलिए ये जगह? लोग अपने नीचे ही बस गए। अब नहीं आते वहाँ पर? यहाँ पर आएंगे आप कभी आएंगे, मनाएंगे अपना। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर मतलब वो लैंडस्लाइड वगैरह का कोई खतरा तो नहीं होता हाँ गाँव में? है, इसलिए तो होता रहता है। होता रहता है। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट अपनी वीडियो तक घूमो। तो गंगा यात्रा में इस बार थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा इसलिए भी थी कि हम अपनी यात्राओं में अक्सर उन्हीं जगहों के बारे में चर्चा कर रहे थे जहाँ से हम होके गुजरते थे। और अक्सर जो है वो इस प्रकार के जो सवाल थे अभी हमारे सामने सीधे सीधे नहीं आए। हम इतिहास बता रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और आगे भी वो बातचीत जारी रहेगी। लेकिन धराली की ये जो घटना भी है बहुत दुखद हुई है। इसने एक बार फिर हमारे सामने एक सवाल रख दिया है कि प्रकृति के साथ में हमको एक हारमोनियस रिलेशनशिप रखना है। और जो क्लाइमेट का जो जलवायु परिवर्तन का जो सवाल है वो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार और जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं और जो भी नीति निर्माता लोग हैं, उन सबको बैठना पड़ेगा एक साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केदारनाथ की आपदा के बाद 2021 में फिर जब रेणी की घटना हुई थी
फिर 2-3 साल बाद हमने देखा जोशीमठ दरक रहा था, खिसक रहा था। और फिर उसके बाद भी उस घटना पे लीपापोती होने के बाद अब ये एक धराली की ये घटना एक बार फिर हम सबको सोचने के लिए मजबूर करती है कि उत्तराखंड में किस प्रकार का विकास चाहिए। अभी एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का एक रेफरेंस आया। न्यायालय ने एक बात जो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कही कि अगर समय पे सही निर्णय नहीं लिए गए तो हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारे देश के मैप से गायब हो जाएगा। और उसके 2 दिन बाद ही उत्तराखंड की घटना हुई। पिछले 2-3 साल में हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार मानसून के दौरान तबाही आ रही है। और ये तबाही क्यों आ रही है, इसके पीछे केवल लोगों के कंस्ट्रक्शन को ही दोष नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे आपको जो है इन दोनों राज्यों में जो ऊर्जा के नाम पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो नेशनल हाईवे को बढ़ाने की जो योजनाएं हैं, चार धाम रोड उसका चौड़ा करने के लिए जो पेड़ों की संख्या जो कट रहे हैं, वो सब है। देखिए 2010 में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि उत्तरकाशी से लेके गोमुख तक का जो पूरा क्षेत्र है 135 किलोमीटर का, इस क्षेत्र को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था कि ये बहुत संवेदनशील जोन है पर्यावरण की दृष्टि से। और इसलिए इस क्षेत्र में कोई भी जो है निर्माण कार्य नहीं होगा, न सड़कों का चौड़ीकरण होगा, न ही कोई कंस्ट्रक्शन की अनुमति यहाँ दी जा सकती। लेकिन अचानक से जो है हम देख रहे हैं कि पिछले सालों में सड़कों की चौड़ा करने के लिए जो फिर योजनाएं बनी हैं, और भी कई योजनाएं बन रही हैं। और ऐसा बताया जा रहा था कि कम से कम 4 से 5 हजार पेड़ जो देवदार के थे वो कटने थे हर्षिल और गंगोत्री के बीच में, जिसके खिलाफ में जो है स्थानीय लोग जो है, यहाँ के जो नागरिक संगठन है, जन संगठन है, वो सब लोग खड़े थे और बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि केवल ये कह देना कि लोगों ने जो है एनक्रोचमेंट करके नदी के किनारे बैठ गए और इसके कारण से ये तबाही हुई है, ये हमारी जो इस बड़ी ट्रेजिडी को, इस तबाही को जो है बहुत स्वीपिंग जनरलाइजेशन है, अति सामान्यकरण है। मुझे लगता है कि हमें अति सामान्यकरण से बचना पड़ेगा। हमें इस समय जरूरत है कि हम न केवल अपने प्रदेश की औद्योगिक नीति, यहाँ की विकास नीति, यहाँ की पर्यावरण की नीति की समीक्षा करें, बल्कि चार धाम यात्रा की भी समीक्षा करें कि अब यात्रा में कितने लोग आने चाहिए और कहाँ कहाँ पर उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है। ये बहुत आवश्यक है, ये मैं कहना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। इसके अलावा हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, हमारे चार धाम योजना के तहत जो सड़कों का चौड़ीकरण है, और जो क्लाइमेट चेंज है उसके क्या असर हो रहे हैं, ये सब चीजों पर ईमानदारी से चर्चा करने की जरूरत है। मैं इसके लिए किसी एक सरकार या एक नेता को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूँ। इसके लिए जरूरत इस बात की आज चुनौती है, तो सब लोग साथ बैठें। और ये क्योंकि एक राष्ट्रीय प्रश्न है, इसमें एक दूसरे को दोष देने और एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूरत नहीं है। आज आवश्यकता है कि बैठें, बात करें, चिंतन करें और ईमानदारी से करें। और यदि अभी भी नहीं चेते तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम उसके केवल उस पर क्या हुआ, हमने क्या क्या अपना जो है राजनीतिक रुचियां से सीखते रहेंगे। लेकिन आम आदमी जो पहाड़ का है वो उसके बीच में पिसता है। उत्तराखंड की नदियां, उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड के लोग आज जो है संकट में है। और हम सबका कर्तव्य है कि एक सही नीति बना करके हम उनके साथ खड़े रहें। ये राज्य देश के लिए एक मॉडल स्टेट बन सकता है यदि सरकार समय पर कार्यवाही करे और क्लाइमेट क्राइसिस को समझते हुए जितनी भी नई योजनाएं बने वो क्लाइमेट चेंज के सवाल को ध्यान में रखते हुए बने। आज हमारी हिमालय की गंगा में केवल इतना ही। हम चाहेंगे कि आप हमारी इस सीरीज को देखते रहिए,
हमारी कोशिश है कि न केवल आपको गंगा के इतिहास से और जो उसके इर्द गिर्द समुदाय रहते हैं उससे जोड़ा जाए, अपितु आज की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उससे कैसे निपटा जाए, उस पर भी बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों को दिखाएं, फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल हिमालय की गंगा को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।